हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 41 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस मनाया जाता है 27 जून को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दुनिया भर में हर वर्ष 27 जून को वर्ल्ड MSME डे यानी कि विश्व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को MSME के प्रति जागरूक करना तथा इसके महत्व के बारे में लोगों को बताना है। और देश की अर्थव्यवस्था और विकास की दर को बढ़ाने के लिए MSME के योगदान को सराहने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में 27 जून को यह दिवस मनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है करंट से रिलेट करके कि MSME डे 2022 जो है इसकी थीम क्या थी। तो MSME दिवस 2022 की थीम थी लचीलापन और पुनर्निर्माण सतत विकास के लिए MSME। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में G7 बैठक का समापन कहाँ हुआ। देखिए, हाल ही में G7 बैठक जो है इसका समापन किया गया है कहाँ पर? जर्मनी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये जर्मनी की अध्यक्षता में किया गया। अध्यक्ष देश इसमें कौन था? जर्मनी था। और जर्मनी में ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया था। और G7 की बात करें, G7 जो है ये कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। ये ध्यान रखेंगे, कनाडा, फ्रांस, इसके अलावा जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है G7। और ये देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे जियो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में जियो के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। और किसे नियुक्त किया गया है जियो के नए चेयरमैन के रूप में? आकाश अंबानी को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 27 जून को रिलायंस जियो के बोर्ड की बैठक हुई थी। कब हुई थी? 27 जून को रिलायंस जियो के बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें 27 जून से मुकेश अंबानी के डायरेक्टर पद से इस्तीफे पर मोहर लगी। तो इस बैठक में आकाश अंबानी को कंपनी के चेयरमैन बनाने
पर बोर्ड ने अपनी मोहर लगा दी और आकाश अंबानी 27 जून 2022 से ही प्रभावी तौर पर रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बन गए हैं। और रिलायंस जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी पहले कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, ये ध्यान रखेंगे। और जियो ने हाल ही के वर्षों में डिजिटल सेक्टर में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया है और इसमें आकाश अंबानी ने अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए डेली आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग शेयर कीजिए सेशन को, लेकिन आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप क्वेश्चन तो शेयर कर दे रहे हैं लेकिन वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए काफ़ी मेहनत से दिन भर ड्यूटी करने के बावजूद शाम को मैं आप सभी के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आ रही हूँ, तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा स्टडी विद एम को। और साथ ही साथ देखिए कल से आपको उत्तराखंड पुलिस की जो क्लास है वो भी कंटिन्यूसली मिलेगी, तो आप सभी लोग उत्तराखंड पुलिस की जो क्लास है उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए डेली डेली ये सीरीज़ आपको स्टडी विद एम पर प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसमें से देखिए 1000 व्यू, पहले तो 1000 व्यू आ जा रहे थे लगभग एक दिन में, लेकिन अब जो इसका एवरेज है ये बहुत कम हो गया है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। देखिए आपको डेली ही बेसिस पे ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इतना आप सभी लोग कर सकते हैं स्टडी विद एम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा इस सेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी जो मंदिर है ये किस पर्वत पर स्थित है ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है वो आपके किस पर्वत पर, क्रोच नामक पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक स्वामी मंदिर किस जिले में है पूछा जाए तो किस जिले में? रुद्रप्रयाग जिले में क्रोच पर्वत पर यह जो मंदिर है ये स्थित है। और यह मंदिर किसका मंदिर है? भगवान कार्तिक का यह मंदिर है। तो क्रोच पर्वत शिखर पर यह मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर ध्वज को ह्वेनसांग ने किस नाम से उल्लेखित किया? देखिए मोर ध्वज जो है ये किसका प्राचीन नाम था? मोर ध्वज जो है ये किसका? कोट द्वार का पुराना नाम है। और मोर ध्वज को ह्वेनसांग ने किस नाम से उल्लेखित किया है? मोरापाला नाम से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोर ध्वज जो है ये कोट द्वार का पुराना नाम है, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और कोट द्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग जो है ये एक चीनी यात्री था ये। और ये 7वीं सदी में भारत आया था। पूछा जा सकता है चीनी यात्री ह्वेनसांग किस सदी में भारत आया? तो किस सदी में? 7वीं सदी में ये भारत आया। और मोर ध्वज को ह्वेनसांग ने मोरापाला नाम से उल्लेखित किया है। देखिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। कहीं आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको इतना डिटेल जो पॉइंट है वो कहीं नहीं दिया होगा। तो काफ़ी मेहनत से आप सभी के लिए ये सेशन बनाया जाता है डेली बेसिस पे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक हैं? देखिए हिमालय की बेटी पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से राधा भट्ट हैं। ऑप्शन
सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राधा भट्ट, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1934 ईस्वी में कहाँ पर, धुरका अल्मोड़ा में, धुरका अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। और राधा भट्ट जो है ये प्रख्यात समाज सेविका, पर्यावरण कार्यकर्ती, गांधीवादी विचारक और लेखिका थी। और देखिए वर्ष 1957 ईस्वी से लेकर वर्ष 1961 ईस्वी तक ये भूदान यात्रा में सक्रिय रही। और अवैध खनन के विरुद्ध इन्होंने खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। एक क्वेश्चन आपके 2-3 दिन पहले एक सीरीज में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि खीराकोट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो राधा भट्ट वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आंसर था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखिए खीराकोट जो है ये किसके विरुद्ध आंदोलन था, ये अवैध खनन के विरुद्ध आंदोलन था और इसका नेतृत्व राधा भट्ट ने किया था, खीराकोट पर्यावरण आंदोलन का नेतृत्व। और 1992 की बात करें तो वर्ष 1992 में इन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में किस वर्ष हुई। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ पर, मुक्तेश्वर में हुई। मुक्तेश्वर जो कि आपके किस जनपद में, नैनीताल जनपद में स्थित है, तो यहीं पर इसकी स्थापना हुई। किस वर्ष हुई ये आपको बताना है। तो देखिए भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना मुक्तेश्वर में वर्ष 1893 में हुई। यहाँ पे 1900 हो गया तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 1893 में इसकी स्थापना हुई थी भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की। और इसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, देखिए इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है एल्फ्रेड लिंगार्ड को। एल्फ्रेड लिंगार्ड को इसकी स्थापना का श्रेय या इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। और देखिए एल्फ्रेड लिंगार्ड जो थे, एल्फ्रेड लिंगार्ड ने यहाँ पर घोड़ों और गौ पशुओं में होने वाले जो सर्रा रोग है, तो घोड़ों और गौ पशुओं में होता है यह रोग, तो सर्रा रोग पर शोध यहीं पर किया था। तो ये ध्यान रखेंगे, जो एल्फ्रेड लिंगार्ड है इन्होंने यहाँ घोड़ों व गौ पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया। और इस संस्थान का सर्वप्रथम नाम क्या था, इस संस्थान का सर्वप्रथम नाम था इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी। और वर्ष 1925 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष विष्णु देवी शाह को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। देखिए विष्णु देवी शाह जो हैं इनको गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल में किस वर्ष रखा गया, वर्ष 1930 ईस्वी में। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विष्णु देवी शाह जो है इनका जन्म कब हुआ, वर्ष 1902 ईस्वी को। कहाँ पर, बागेश्वर में, बागेश्वर में इनका जन्म हुआ। और ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। विष्णु देवी शाह जो थी ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। और वर्ष 1930 ईस्वी में इनके नेतृत्व में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर, वर्ष 1930 ईस्वी में इनके नेतृत्व में ही महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर, और वर्ष 1935 ईस्वी में अल्मोड़ा के मोतीधारा में, और वर्ष 1940 ईस्वी में नंदा देवी परिसर में झंडा फहराया था। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्णवाश्रम का जीर्णोद्धार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयासों से किस वर्ष किया गया। तो देखिए कर्णवाश्रम जो है इसका जीर्णोद्धार कब कराया गया, वर्ष 1955 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कर्णवाश्रम जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपके किस जनपद में, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और पौड़ी गढ़वाल में स्थित ये एक
प्राचीन विद्यापीठ है जो कि हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य है। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका कण्वाश्रम है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। और वर्तमान में इसके नाम की बात करें तो वर्तमान नाम क्या है इसका, चौका घाट। चौका घाट इसका वर्तमान में नाम है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम क्षेत्र को क्या कहा था, किसलई प्रदेश, किसलई प्रदेश कहा था। किसने, महाकवि कालिदास ने। और देखिए महाकवि जो कालिदास हैं इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी जो है वो कहाँ पर, कण्वाश्रम में ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके कहाँ पर, रुड़की में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है वो किस वर्ष, वर्ष 1947 में रुड़की में हुई। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भी आपके कहाँ पर, रुड़की में ही स्थित है। राष्ट्रीय जल विद्युत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जिन लोगों ने अभी भी शेयर नहीं किया है सेशन को, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। देखिए काफ़ी मेहनत से बनाई है ये सीरीज़ आप सभी के लिए, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएँ। तो डेली बेसिस पे आपको इतनी इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है वो दी जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। देखिए 1000 में से 200 लोग भी आप शेयर करते हैं तो काफ़ी आगे तक जा सकती है ये वीडियो। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी थी किस शासक की, चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में यानी कि 322 ईस्वी पूर्व मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, ये ध्यान रखेंगे। मौर्य राजवंश जो था ये प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। और पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम है। देखिए वर्तमान पटना का नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। और इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के जो उत्तराधिकारी थे, कौन थे, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी अदाइन 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 थे अदीन थे इनके जो उत्तराधिकारी थे। तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी अदीन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिए त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वो किसका धार्मिक ग्रंथ है, आपको बताना है। हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, जैनों का है या फिर बौद्धों का है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं, पहला आता है आपका विनय पिटक। त्रिपिटक में त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक है ना, तो 3 कौन कौन से पिटक आते हैं, एक आता है विनय पिटक, दूसरा आता है आपका सुत्त पिटक और तीसरा आता है आपका अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तो 3 पिटक इसके अंतर्गत आते हैं। विनय पिटक की बात करें तो इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व निधि निषेधों का संग्रह है। सूत पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो यह पिटक प्रश्नोत्तर क्रम में है और इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह दिया हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी
कहाँ स्थित है? देखिए भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जो है ये कहाँ पर आपके जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका नाम क्या है? इस कंपनी का नाम है टाटा स्टील कंपनी। टाटा स्टील कंपनी या फिर इसको टिस्को भी कहा जाता है। इसको टिस्को भी कहा जाता है। तो टाटा स्टील यानी टिस्को के नाम से जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। और कहाँ पर ये स्थित है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1907 में इसकी स्थापना की गई थी और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील या फिर टिस्को, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 28 मिलियन टन है। और इस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है इस कंपनी का। देखिए कंपनी का मुख्य प्लांट कहाँ पर? जमशेदपुर, झारखंड। राज्य पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य हो जाएगा। तो जमशेदपुर झारखंड में इसका मुख्य प्लांट स्थित है। हालांकि हाल के अधिग्रहणों के बाद इसने बहुराष्ट्रीय कंपनी का रूप हासिल कर लिया है, यानी कि इसका काम कई देशों में होता है अब। और वर्ष 2000 की बात करें तो वर्ष 2000 में इसे दुनिया में सबसे कम लागत में इस्पात बनाने वाली कंपनी का खिताब हासिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? देखिए इनमें से बताना है कि हाथियों के लिए जाना जाने वाला जो अभयारण्य है वो कौन सा है। तो हाथियों के लिए जाना जाता है कौन सा अभयारण्य? पेरियार अभयारण्य। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरियार अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में स्थित है आपका पेरियार अभयारण्य। पेरियार अभयारण्य भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भी है और यह उद्यान 305 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। इसकी स्थापना की बात करें तो इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 ईस्वी में की गई थी। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इलायची हिल्स के एक पहाड़ी क्षेत्र के बीच में स्थित है। और बात करें चंद्रप्रभा अभयारण्य का तो ये कहाँ पर, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में यह अभयारण्य स्थित है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? चंदौली जिले में स्थित है चंद्रप्रभा अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पत्तनों में से किस पत्तन को पश्चिमी भारत का प्रमुख पत्तन नामित किया गया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कौन सा ये पत्तन है जिसको पश्चिमी भारत का प्रमुख पत्तन नामित किया गया है? तो ये है भुज कांडला पत्तन। इसको कांडला कर लीजिएगा, भुज कांडला पत्तन। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका जो भुज कांडला पत्तन है ये कहाँ पर स्थित है? कांडला गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इस पोर्ट का नाम बदलकर, इस बंदरगाह का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? दीन दयाल बंदरगाह। दीन दयाल बंदरगाह अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? वर्ष 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारीय बंदरगाह है ये कांडला जो पोर्ट है। और इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों का विकास होने के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। और कांडला पोर्ट से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र, इसके अलावा उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फॉस्फेट नामक आदि का निर्यात किया जाता है। और भारत में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है ये कांडला पोर्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है वो आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख जो बंदरगाह है वो कौन से हैं? तो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है ये है आपका, एक है कांडला पोर्ट, पहला तो हो गया आपका कांडला पोर्ट। दूसरा बात करें मुंबई पोर्ट है, दूसरा है आपका मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा है आपका नवशेवा 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 पोर्ट जो कि जिसका नाम क्या कर दिया गया है अब? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अलावा है मुरगागो
न्यू मैंगलोर, जो कि कहाँ पर कर्नाटका राज्य में स्थित है। और आपका एक है कोच्चि पोर्ट, कोच्चि पोर्ट जो कि आपका केरला राज्य में स्थित है। तो ये सभी पोर्ट आप ध्यान रखेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है, कांडला पोर्ट है, इसके अलावा मुंबई पोर्ट है, नव शेवा पोर्ट है, और मुरगागो, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, इसके अलावा कोच्चि पोर्ट है। तो किस राज्य में ये पोर्ट लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिन लोगों ने अभी भी सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका वीर गब्बर सिंह मेले का आयोजन होता है। वीर गब्बर सिंह जो मेला है, इसका आयोजन कब होता है? 21 अप्रैल को इस मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए कहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो 21 अप्रैल को वीर गब्बर सिंह मेला 21 अप्रैल को टिहरी के चंबा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। टिहरी के चंबा में यह मेला लगता है, और चंबा चौक पर वीर गब्बर सिंह नेगी की मूर्ति भी है। और विक्टोरिया क्रॉस, देखिए जो वीर गब्बर सिंह हैं, ये विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले राज्य के दूसरे व्यक्ति हैं। और गब्बर सिंह नेगी, इन्हें विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था? तो वर्ष 1915 ईस्वी में, वर्ष 1915 ईस्वी में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के प्रथम व्यक्ति जिनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ, तो ये कौन है? ये हैं आपके दरबान सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको कब मिला विक्टोरिया क्रॉस? वर्ष 1914 ईस्वी में। तो पहला विक्टोरिया क्रॉस मिला दरबान सिंह नेगी को, सेकंड मिला वीर गब्बर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध गायिका कबूतरी देवी का जन्म किस जनपद में हुआ? देखिए प्रसिद्ध गायिका हैं कबूतरी देवी, और इनका जन्म किस जनपद में हुआ? इनका जन्म हुआ चंपावत जनपद में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कबूतरी देवी जो है ये एक लोक गायिका थी, और इनका जन्म वर्ष 1945 ईस्वी को काली कुमाऊं चंपावत में हुआ था। और इन्होंने उत्तराखंड के लोक गीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचों के माध्यम से प्रसारित किया, और इन्होंने आकाशवाणी के लिए लगभग 100 से अधिक गीत गाए थे। कबूतरी देवी कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। कबूतरी देवी जो हैं ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं? कुमाऊं कोकिला, कुमाऊं कोकिला के नाम से ये प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए कि बताइए कुमाऊं कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो कौन है? कबूतरी देवी हैं, और इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नयार नदी का पौराणिक नाम क्या है? आप ऑनेस्टी से बताइएगा कमेंट करके कि कितने लोगों ने आज सेशन को शेयर किया है, और आप सभी लोग आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? आज ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए नयार नदी का पौराणिक नाम की बात करें तो इसका पौराणिक नाम क्या है? नवाल का, नवाल का इसका पौराणिक नाम है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नेपाल का हो गया यहाँ पे। तो नवाल का पौराणिक नाम है किसका? नयार नदी का। देखिए नयार नदी जो है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? नयार नदी निकलती है आपके दूधातोली श्रृंखला से, दूधातोली श्रृंखला से इस नदी का उद्गम होता है। और दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रृंखला को, जो कि कहाँ पर स्थित है? पौड़ी, चमोली और इसके अलावा अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा जिले में फैला हुआ है आपका दूधातोली श्रृंखला। और इस श्रृंखला से कितनी नदियों का उद्गम होता है? 5 नदियों का इस श्रेणी से उद्गम होता है। कौन कौन सी ये नदियां हैं? एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा, दूसरी है बूनो, तीसरी है आटागाड़, चौथी है पश्चिमी नयार, और पांचवी नदी है पूर्वी नयार। तो इन 5 नदियों का उद्गम होता है दूधातोली श्रृंखला से। देखिए नयार नदी जो है ये पूर्वी व पश्चिमी नयार का कहाँ पर संगम होता है? सतपुली के पास पूर्वी और पश्चिमी नयार का संगम होता है, तो इसके मिलन से बनी है नयार नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में तलाऊ भूमि को कितने उपभागों में बांटा गया है? देखिए उत्तराखंड में जो तलाऊ भूमि है ना, इसको कितने उपभागों में? 3 उपभागों में बांटा गया है। देखिए पर्वतीय भागों में कृषि भूमि की बात करें तो सिंचाई के अनुसार
विभाजित किया जाता है पर्वतीय भागों में कृषि भूमि को, और पर्वतीय भागों में 3 प्रकार की कृषि पाई जाती है। कौन कौन सी? एक है आपकी तलाऊ, एक है तलाऊ, दूसरी है आपकी उपराऊ, और तीसरी है इजरान। इजरान। और आपकी तलाऊ भूमि को 3 उपभागों में बांटा गया है। और तलाऊ भूमि क्या होती है? वह भूमि जहाँ पर सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था पाई जाती है, तो उसको कहा जाता है तलाऊ भूमि। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख पांडुकेश्वर से 4, कंडरा से 1 तथा बैजनाथ से प्राप्त हुए हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्रीय लेख हैं वो कहाँ कहाँ से? पांडुकेश्वर से तो 4 प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा कंडरा से 1 प्राप्त हुआ है, इसके अलावा बैजनाथ से भी प्राप्त हुआ है। और ललित सूरदेव के शासन के 21वें व 22वें वर्ष के 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में, ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती उद्धार के लिए बरा अवतार के समान बताया गया है। ये ध्यान रखेंगे। ललित सूरदेव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मग्न धरती उद्धार के लिए बरा अवतार के समान बताया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। तो आप नोट्स बनाते रहिएगा, साथ ही साथ इनको रिवाइज भी आप सभी लोग करते रहें। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों से जितना हो सके आप स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए, सेशन को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।